किसी ने किसी का वीडियो बना लिया किसी विषय को लेकर और उससे ब्लैकमेल कर रहा है, तो क्या आप इसे अपराध की श्रेणी में रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो साइबर या डिजिटलाइजेशन जो हुआ वो हित तो उसका है, लेकिन उसका हित करने के लिए लोग भी बैठे हैं कि भाई उससे नेगेटिव भी चार्ज ले रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इन विषयों को पढ़ना, इन विषयों को समझना और इन विषयों के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा गृह विभाग का प्रस्ताव है। अभी कुछ महीनों पहले किसी ने मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली और फेसबुक से बहुत सारे लोगों को मैसेज किया कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। एक व्यक्ति 24 घंटे में 20 घंटे की सर्विस सेवाएं दे रहा है, उसके पास खाने का समय नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मैं अगर अभी खाना खा लूँगा तो मेरे को अगले 24 घंटे में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब उसको खाना मिलता है वो आदमी थोड़ा ज़्यादा खा लेता है। 100 में से 35 महिलाएं होंगी, वो अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो, सामान्य वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, डजंट मैटर। 70 से 80% जो विद्यार्थी है वो कहाँ से आ रहा है? वो ग्रामीण क्षेत्र से। अच्छा, हिंदुस्तान को आज भी जो लोग चला रहे हैं वो गाँव से निकले हुए लोग हैं। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें कई ऐसे नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो एक नई पुलिसिंग का आगाज करते हैं कि जिसमें साइबर अपराध के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई नए मुद्दे शामिल किए गए हैं। एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पाठ्यक्रम का झुकाव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम की ओर दिखाई देता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उन अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले हो गई है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि एमपीपीएससी के उन शिक्षकों की चांदी होने वाली है जो कि इसमें पढ़ाने का अपना लंबा अनुभव रखते हैं। साथ ही वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स का एक पैटर्न में बदलाव आएगा। नमस्कार, मैं किशन साहू शब्द एक्सक्लूसिव के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम इन बदलाव के बारे में एक्सपर्ट अर्जुन गुप्ता सर से बात करेंगे, जिनको एमपीपीएससी पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। पुलिसिंग की जो पूरी प्रणाली है वो काफी इससे चेंज होगी डेफिनेटली, क्योंकि समाज में अपराध करने का तरीका भी बदल गया है। अपराधी भी अपडेट हुए हैं, समय के साथ अपराधी अपडेट हुए हैं, साइबर क्राइम बढ़ा है। अब जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी या डिजिटल की ओर बढ़े वैसे वैसे अपराध करने का तरीका बदल गया है। और निश्चित तौर पर जो अधिकारी बनकर अब सिस्टम में जाएंगे उन्हें इन सब्जेक्ट से अवेयर होना चाहिए, और इसीलिए जो नई ये पाठ्यक्रम दिया गया है विद्यार्थियों को वो डेफिनेटली उसकी मांग थी और वो होना चाहिए ना। इस भर्ती प्रक्रिया के पाठ्यक्रम में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है कि परीक्षा 4 चरणों में होगी। पहले क्या होता था कि पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता था, फिजिकल होता था और इंटरव्यू नॉर्मल नाम मात्र का इंटरव्यू होता था, साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं। लेकिन इस एग्जाम में क्या किया कि 4 चरणों में स्टेप बाय स्टेप इस एग्जाम को प्रोसेस कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे एमपीपीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू 3 फॉर्मेट में चल रही है, इसे 4 फॉर्मेट में, चूंकि ये एक शारीरिक दक्षता से जुड़ा हुआ पद है जिसमें कि फिजिकली फिट होना भी जरूरी है एस्पिरेंट को, तो 4 यहाँ पर स्टेप दे दिए गए। सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा दी गई। प्रारंभिक परीक्षा एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका, जो एक हम कह सकते हैं छटनी जैसा एग्जाम है। उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, 100 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 2 घंटे का वो पेपर होगा और उसमें मार्किंग जो है वो छटनी के हिसाब से होगी। उसके आगे जो क्वालिफाई करेगा वो सेकंड चरण में जाएगा। अभी सेकंड चरण क्या है? तो सेकंड चरण में मेंस को इंट्रोड्यूस किया। ये मेंस पहले नहीं था जी। अब मेंस कैसा इंट्रोड्यूस किया गया? तो जब मेंस सुनता है बच्चा तो मेंस एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला है, या खास तौर से जो मेंस जब हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा क्या। यहाँ जो मेंस को इंट्रोड्यूस किया गया वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। इसमें भी 2 एग्जाम ले रहे हैं, वो 300 नंबर के 2 पेपर लेंगे। भाई फर्स्ट पेपर में भी 2 पार्ट कर देंगे, 150 का एक पार्ट, 150 का एक पार्ट, 300 के 2 पेपर हैं, दोनों का बाइफर्गेशन कर दिया उन्होंने जी। 150 ईच में। जहां एक पेपर में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई बातें की, इंडियन हिस्ट्री या इंडियन जो सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई पॉइंट्स की बात की जा रही, वहीं दूसरे पेपर में टेक्निकल बातें की जाएगी। इस तरीके से पूरा समावेश बना करके 600 नंबर का मेंस लिया जाएगा। अब मेंस में क्या चेंजेस हो रहा है, इसको लेकर के एक बड़ी डिमांड है। आपने नेगेटिव मार्किंग की चर्चा सुनी? आप इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है। हाँ, ये बात आई है ना, मेंस में नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? बहुत सारे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश में एग्जाम देते हैं, यानी मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जैसा पोर्शन नहीं दिखाई देता। अब नेगेटिव मार्किंग मेंस में की गई है, प्री में नहीं की गई, कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके एक्स्ट्रा नंबर उसमें कटेंगे। अब वो नेगेटिव मार्किंग 0.25 की हो सकती है, आगे हो सकती है।
तो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट ये किया गया जो कि कहीं ना कहीं क्लियर कंसेप्ट वाले विद्यार्थी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जी। फिर हम तीसरे चरण पर आ जाते हैं। तीसरा चरण जहां पर हम बात करेंगे कि भाई आपकी फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, जी। जिसमें 800 मीटर की एक दौड़ है, ऊंची कूद है और शॉर्ट पुट है। 40 30 30 ऐसे करके 100 नंबर का आपका क्या हो गया, फिजिकल फिजिकल हो गया। फिजिकल हो 600 नंबर का क्या हो गया हमारा, मेंस हो गया टोटल नंबर हो गए 700। 700 इसके बाद हो गया 50 नंबर का इंटरव्यू, साक्षात्कार। साक्षात। अब ये कंप्लीट प्रोसेस 750 मार्क्स का होगा, जी। जिसमें कि 750 नंबर पे जो बच्चों की मेरिट बनेगी, जो बच्चों के अंक हाईएस्ट होंगे उस हिसाब से और आरक्षण की सुविधा के हिसाब से उनको पद स्थापना दी जाएगी। तो ये कंप्लीट जो है 4 चरणों में परीक्षा होगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो आप एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं जी। उन बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ भी मिलने वाला है। और ये जैसा आपका प्रश्न था कि कितने चरणों की परीक्षा है, क्या बदलाव है, तो मुख्य बदलाव जो है वो 4 चरणों में है। इसमें काबिल गौर बात यह है कि प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे ना, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे, जैसा एमपीपीएससी में भी होता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी छटनी होती है, वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, जिसको मैं अपनी प्योर मालवी भाषा में छटनी कहूंगा कि भैया छटनी होती है। और स्क्रीनिंग जिसको कि हाँ, जो बच्चा वहां पर क्वालिफाई करेगा, जो सिलेक्शन दिलाने वाले एग्जाम है वो है मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। नंबर जिनके जुड़ेंगे, ये सिर्फ स्क्रीनिंग होगी, जो बच्चा एलिजिबल होगा वो मेंस में क्वालिफाई कर जाएगा, कोई नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे। 100 नंबर और नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में नहीं है। जी। प्रारंभिक परीक्षा में का पैटर्न क्या है और उससे संबंधित विषय के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने 10 यूनिट्स रखी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि तकनीकी विषय की अगर हम बात करें, आपका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इससे जुड़े हुए जो सामान्य क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, इस प्रकार के विषय उसमें रखे गए हैं। 10 यूनिट में उसको डिवाइड किया गया है। आप हाँ, जैसा कि स्क्रीन पर भी इसको चला सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि ये जो 10 विषय हैं उसमें मेंशन किए गए हैं। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और 100 जो क्वेश्चंस हैं इसमें दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 100 नंबर पर ही मार्किंग होगा। मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न है? जैसा मैंने अभी आपको मुख्य परीक्षा के पैटर्न की बात की, तो उसमें 2 पेपर 300 नंबर के होंगे। प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा। 2 घंटे के बाद जो है एक ब्रेक होगा और फिर 2 घंटे, ऐसा नहीं कि संलग्न 4 घंटे का। इसमें साइंस टेक वालों को कितना एडवांटेज मिलेगा? काफी एडवांटेज है। देखिए, क्योंकि जैसा आपने इंटरव्यू में कहा कि एडवांस पुलिसिंग की बात की है, हमने क्या कहा कि आज हमारी जो पुलिस है उसको चोर से एक कदम आगे सोचना पड़ेगा, तब तो वो पकड़ हाँ, वहां तक पहुंच पाएगी। चोर कह लें या अपराधी कह लें, अपराधी कहना एक व्यापक शब्द होगा मेरे विचार में, कि वहां पर डाकू भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, बलात्कारी भी हो सकता है, हिंसक हत्या करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो समाज में अपराधी से एक कदम आगे हमें सोचना था। अब जो अपराध हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो स्मार्टली हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके हो रहे हैं। वो हर तरीके से, पहले के लोगों के पास जीपीएस सुविधा नहीं थी, लोकेशंस नहीं थी, व्हाट्सएप जैसी एक्टिविटी नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि कई ऐसे प्रोग्राम हैं डिजिटली। अब तो हम डिजिटल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी। जहां पर आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का दौर है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि बेसिक हमारे फाउंडेशन में हो कि यार ये हम चूंकि एक दिन में तो सीखेंगे नहीं, जी। हम इन सिलेबस को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर ट्रेनिंग में भी इन सब चीजों को सिखाया जाएगा, जिससे कि समाज में पुलिसिंग मजबूत होगी। जी। इसीलिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जो टेक्निकल विषय वाले, साइंस में भी साइंस एंड टेक की मैं बात करूं, जी। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात अपने स्तर पर है। जी। अब आप गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, आप इक्वल टू mc स्क्वायर की बात करेंगे, उत्प्लावन के सिद्धांत की बात करेंगे, अम्ल क्षार, यौगिक, ये सारी चीजें तो कॉमन रूप से पूछी जा रही हैं। एडवांस क्या, जी। जो टेक्नो साइंस टेक की यहाँ पर बात ज्यादा की जाएगी कि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। अब जैसे हम साइंस टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग की बात कर लें, जी। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर लें, टर्मिनेटर जीन की बात कर लें, हाइब्रिडोमा टेक्निक की बात कर लें, ये तो एक बायोटेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी, हम जैसे साइबर क्राइम में जाते हैं, आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक कैमरा है, माइक है, डिजिटली हम लोगों से पहुंच पा रहे हैं। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है, तो ये सारी चीजें उस एस्पिरेंट को पता होना चाहिए जो समाज में उस पद का प्रतिनिधित्व करेगा, जो खास तौर से अपराधी और जनता से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। जी। अगर आप देखें तो सबसे पहले समस्या अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, टाउन को होगी, तो सबसे पहले पुलिसिंग के पास, जिस पद के पास पहुंचेगा वो सब इंस्पेक्टर है, क्योंकि जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ पद है। इसलिए उनको ये सारी चीजें मेरे विचार में सिलेबस में दी जा रही। इसे में सर, जब आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में फोकस है, लगभग 50% सिलेबस मतलब होना चाहिए। जी,
है ना? अगर 50% सिलेबस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, तो जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, आदिवासी अंचल के बच्चे हैं, तो वो कैसे कॉम्पिटिट करेंगे इस एग्ज़ाम? बिल्कुल, आपका प्रश्न वाजिब है कि कैसे कॉम्पिटिट करेंगे? तो संसाधन पर्याप्त उपलब्ध है। जी, हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है अगर तो हम कैसे कॉम्पिटिट करेंगे? इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि ग्रामीण क्षेत्र से चयन नहीं हुआ। जी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैं लगभग 5-6 सालों से साक्षात्कार ले रहा हूँ हुँ। और मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ कि आप निजी कोचिंग संस्थान में साक्षात्कार ले रहे हैं। हाँ, काफ़ी निजी कोचिंग संस्थानों में साक्षात्कार ले रहा हूँ, तो मैं आपको जो चीज़ मैंने महसूस की जी, कि 70 से 80% जो विद्यार्थी है वो कहाँ से आ रहा है? वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है। अच्छा, जी, 70 से 80% विद्यार्थी ग्रामीण है। जी, हाँ, उनमें से कुछ काफ़ी विद्यार्थी हैं जो शहरी इलाकों में आके तैयारी कर लेते हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल जैसे ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में तैयारी करते हैं, लेकिन जी, मोस्टली जो टैलेंट है हिंदुस्तान को आज भी जो लोग चला रहे हैं वो गाँव से निकले हुए लोग हैं। शहरों के लोग तो लंदन और अमेरिका में दिखाई देंगे आपको हाँ, मोस्टली, हुँ, लेकिन हिंदुस्तान को चलाने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से निकले हुए? गाँव से। गाँव ये से। आपकी बात से मैं इस पे तो ठीक है कि हो सकता है कि वहाँ के लोग उतने परिपक्व नहीं हो पाएँ अभी इस दौर में कि उनको क्योंकि संसाधनों का अभाव जी, हो सकता है, जी। लेकिन उनकी क्षमताओं पर हमें संशय करेगी ये ये नहीं संस्थाओं पे पड़े। संशय नहीं है, मतलब जो एक कॉम्पिटिशन में महानगर का बच्चा है, वो टेक्नोलॉजी के कितना फ्रेंडली और एक ग्रामीण अंचल का बच्चा है, तो वो उसको गैप को दूर करने में शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल भूमिका रहेगी और अब जो दौर है कि आप लोगों की शिक्षकों की क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि हम पहले देखिए क्या होता था कि जब हम ऑफलाइन के दौर में थे, जी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, न था भी तो आप जानते हैं कि कितना महँगा था। 1 जीबी डेटा मिलता था, वो पूरे महीने चलाना पड़ता था। जी, वो दौर आपको ध्यान हो, 30 दिनों के लिए 1 जीबी डेटा मिलता था, जी, है ना? लेकिन आज का जो दौर है कि हम तो 1 जीबी तो रील देखने में निकाल दे रहा है बच्चा, हुँ, ठीक है? इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, शिक्षा इतनी सस्ती हो गई है जी, कि रूरल एरिया तक भी हुँ, हुँ, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, मैं अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में हर एक क्षेत्र में इंटरनेट एक्टिविटी हाँ, आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल मिल रही है। वही शिक्षक जो इंदौर में पढ़ा रहा है, जी, वही शिक्षक इंटरनेट के यूट्यूब के माध्यम से या उसका जो भी पर्सनल एप्लीकेशन होगा, उसके माध्यम से उन बच्चों तक प्रत्यक्ष पहुँच गया। जी, तो यहाँ बीच में कोई गैप बनता ही नहीं है। जी, जी, अब गैप कहाँ बनता है कि उस बच्चे की क्षमता अगर कम है, ज़्यादा है, तो उसके आधार पर उसे उतना समय अधिक देना होगा। जी, तो गैप का तो वो प्रश्न ही नहीं रहा कि जो संसाधन शहर के बच्चे के पास है, बस ये हो सकता है कि शहर का बच्चा शहर में आके पढ़ रहा है, गाँव के बच्चों को वही चीज़ घर में मिल जा रही है और उसके पास तो मैं समझता हूँ कि शहर से ज़्यादा आसान चीज़ है कि गाँव में उसको घर में कुछ करना ही नहीं है, उसके पास सिर्फ़ एक लक्ष्य है कि मुझे सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, शांतिपूर्ण वातावरण है, मेरे पास शिक्षक है, मेरे पास क्लास नोट्स है, पीडीएफ है और कंप्लीट पैकेज आपको जो है ऑलरेडी डिजिटल माध्यम से बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारी प्रमुख संस्थाएँ प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत ही न्यूनतम शुल्कों पर, कई लोग तो फ्री कोर्सेज़ चला रहे हैं। जी। ये एक मैं नहीं समझता कि अवरोध होगा ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए। सर देखिए, हमने वनडे विथ एस्पिरेंट्स सीरीज़ में जब बच्चों के बीच में जाकर बात करी, खासकर आदिवासी अंचल के बच्चों से, तो एक बात निकल के सामने आई कि ये सब संसाधन तो उनके पास उपलब्ध है, उसके बावजूद भी वो इंदौर आके तैयारी कर रहे हैं। तो उनका जब हमने उनसे पूछा कि आप इंदौर क्यों आए हैं? तो उनका ये कहना था कि हम प्रत्यक्ष रूप में शिक्षकों के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारी मतलब कि जो जो बेसिक्स जो एजुकेशन है, वो पिछड़ी हुई है, तो हम वो वहाँ तक हम नहीं अप्रोच कर पाते। तो ऐसे में जो आदिवासी अंचल के बच्चे, ग्रामीण अंचल के बच्चे इंदौर आ रहे हैं, उनके लिए इंदौर के शिक्षक क्या कर रहे हैं, खासकर आप लोग? बताइए। देखिए, हम हमारे स्तर पर जो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत तौर पर उनको मार्गदर्शन करते हैं। प्रमुख जो कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं, वो तो कहीं न कहीं आप ये मान के चलिए कि कॉर्पोरेट है, हुँ, कि कोई भी अगर प्रेमाइसेस लेके कोचिंग चला रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं और उसके लिए वो चार्ज किससे लेगा? एक्सपीरियंस से बच्चे। एस्पिरेंट से लेगा, तो उस आधार पर वो एक कमर्शियलाइज़ेशन हो गया। बट एज़ अ शिक्षक, मैं हूँ, मेरे अन्य शिक्षक साथी हैं, मित्र हैं, तो वो व्यक्तिगत तौर पर बच्चों को अपने लेवल पर वो किसी भी प्लेस पर हो सकता है, वो हुँ, किसी लाइब्रेरी में हो सकता है, वो किसी सेमिनार के माध्यम से हो सकता है, वेबिनार के माध्यम से हो सकता है या प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से, किसी टेस्ट के माध्यम से, उस माध्यम से हम बच्चों की मदद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साहू जी आप एक चीज़ नोटिस करें, आप एक चीज़ ये कह रहे हैं कि आदिवासी अंचलों के बच्चे जो प्रत्यक्ष इंदौर आके पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? 15 10 से 15 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेगा। हाँ, इंदौर में ऐसा कितना बच्चा आएगा? 1000, 2000, 25,000, 10,000, 50,000 भी हो सकता है। 50,000? जी, लेकिन मुख्य बात ये है कि उस 50,000 की तुलना में हम फ़ोकस उन साढ़े 9 10 लाख को
क्यों छोड़ दें कि जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से ये छोड़ने की बात नहीं कह रहे कि वो अगर आया है तो आया इसलिए कि मुझे पर्टिकुलर एक्स टीचर से पढ़ना है ना, तो वो टीचर का उसको वो जो डिमांड को लेकर आया वो सफिशिएंट फुलफिल होगी और बिल्कुल होनी चाहिए। इंदौर के शिक्षक देखिए, इंदौर इसीलिए शिक्षा में इतना अच्छा कर पाया। प्रदेश का बच्चा चाहे वो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, नीट, जेई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए पहली प्रायोरिटी इंदौर इसलिए होता है क्योंकि इंदौर में शिक्षक समर्पित है बच्चों के प्रति। जी, जो और कहीं मैं किसी क्षेत्र की निंदा नहीं करना चाहता या आलोचना नहीं करना चाहता, पर यह है कि जो समर्पण इंदौर के शिक्षकों का है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में तुलनात्मक स्तर पर कम दिखाई देगा। यहाँ कुछ लोग तो हो सकते हैं, बट मोस्टली जो शिक्षक है वो समर्पित है, विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और उनका पूरा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि शिक्षक और माता पिता दो ही ऐसे लोग हैं जो विद्यार्थी के चयन पे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बाकी दुनिया आपको शुभकामना जरूर देती है, लेकिन हृदय से जो प्रसन्नता होती है सिर्फ इन दो को होगी, एक गुरु होगा और एक आपका पेरेंट्स गार्जियन होगा। साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय का क्या महत्व रहेगा इसमें? वही हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि साइबर क्राइम बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने, हम सुनते हैं कि किसी की आईडी हैक कर ली। अभी कुछ महीनों पहले किसी ने मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली और फेसबुक से बहुत सारे लोगों को मैसेज किया कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। जी, अब चूंकि ये सब मैसेज लोगों तक पहले ही पता है कि आईडी हैक हो जाती है, तो लोगों ने चर्चा की, फिर मैसेज डालना पड़ा। इसके अलावा अन्य अन्य कॉल के माध्यम से लोगों को बैंक अकाउंट से आपको ये स्कीम है, आपको वो स्कीम है, आपको ये लॉटरी लगी, वो लॉटरी लगी, खाते में पैसे डालिए। ऐसी कई गतिविधियां हम फिल्म, सीरियल और वीडियोस के माध्यम से देखते हैं। ये तो हमारे नॉलेज में, लेकिन इससे भी ज्यादा अब जैसे आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, किसी ने किसी का वीडियो बना लिया किसी विषय को लेकर और उससे ब्लैकमेल करता है, तो क्या आप इसे अपराध की श्रेणी में रखेंगे? नहीं रखेंगे। रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हैं। अब टेक्नोलॉजी का देखिए, हमने सबने बचपन में एक निबंध पढ़ा है और मैं तो स्कूल में लगभग जब तक वो पूछा गया उसी को लिखकर आता था और उसमें काफी नंबर मिलते थे। वो निबंध था, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अभिशाप, है ना। हम उस निबंध से देखें कि परमाणु सृजन भी कर रहा है ऊर्जा का, और परमाणु क्या कर रहा है? विध्वंस भी कर रहा है। विध्वंस भी कर रहा है। तो साइबर या डिजिटलाइजेशन जो हुआ वो हित तो उसका है, लेकिन उसका हित करने के लिए लोग भी बैठे हैं कि भाई उससे नेगेटिव भी चार्ज ले रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इन विषयों को पढ़ना, इन विषयों को समझना और इन विषयों के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा गृह विभाग का प्रस्ताव है कि इन विषयों को, रोबोटिक्स और साइबर क्राइम को करवाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा अपराध बढ़ेगा, उस तरीके का अपराध होगा। आज हम ऐसे अपराधों को देख रहे हैं, आज से 100 साल पहले क्या इस तरीके के अपराध होते थे? उस समय के अपराध की शैली अलग थी, आज के अपराधों की शैली अलग है, तो हमें पुलिसिंग भी वैसी करनी होगी। जी, नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। नेगेटिव मार्किंग का जो है ना, कि मध्य प्रदेश का बच्चा जो खासतौर से सेंट्रल एग्जाम की तैयारी बहुत ना के बराबर करता है। जी, एमपी का प्रतिनिधित्व मैं कहूंगा कि अंदर की परीक्षाओं में वैसी रुचि नहीं है मध्य प्रदेश के बच्चों की, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में। तो केंद्र की जो एग्जाम्स होती है, मोस्टली एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। जी, एमपी का स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग का आदी नहीं है। हम बिलीव करते हैं कि हमें जो आ गया वो तो ठीक है और बाकी तो तुक्का। जी, जय श्री गणेश, जो लगा हमने बिल्कुल ABCD छटका दिया। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में क्या हो जाएगा मसला, कि हाँ अगर गलत करोगे तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वो तो कट ही रहा है। हाँ, वो तो एक्स्ट्रा नंबर आपके कट रहे हैं। 0.25 की अगर मार्किंग की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन गलत। खुलासा हो गया कि कितने मार्किंग कि वो खुलासा नहीं हुआ है। मोस्टली कॉमन हमने देखा कि 0.25 देखा जाता है, या तो 0.25 होगा या 0.33 होगा। तो 0.25 की अगर हम बात करें तो 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर एक्स्ट्रा आपका कट गया। तो इससे ऐसे बच्चों को चुनने में मदद मिलेगी जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं। जी, पारदर्शी प्रक्रिया को बल मिलेगा इससे, जी, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होगी। काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्यों है ये। भाई आप पढ़ रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपको पता है उत्तर, तो आप उस उत्तर के साथ जाइए। जी, आपको असमंजस की स्थिति है 2 ऑप्शन में, तो भी आप कुछ हद तक उसमें कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं तुक्के के भरोसे एग्जाम निकाल लूंगा, तो वैसे भी नहीं निकलता। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के केस में ये होगा कि पारदर्शी प्रक्रिया को बल मिलेगा इससे। जी।
क्वालिटी कंट्रोल होगा। क्वालिटी। फिजिकल कैसा होगा, इस पे थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, क्योंकि पुलिस विभाग, हम लोगों ने जो पुलिसिंग देखी है जी। और पुलिस की जो छवि मध्य प्रदेश पुलिस की हमारे दिमाग में आती है, तो हम पुलिस वाले अंकलों की इमेज कैसी बनाई है? अंकल का बहुत सा पेट निकला हुआ जी। है और अंकल से अगर अभी 800 मीटर उड़वा लिया जाए तो 400 मीटर में ही वो करने लगेंगे। नहीं, वो उसका कारण दूसरा है। देखिए, वो उनकी वो तो चलेगा, मैं आपको क्योंकि वो उनके पास सामने जो मेडिकल चैलेंजेस है, एक व्यक्ति 24 घंटे में 20 घंटे की सेवाएं दे रहा है, उसके पास खाने का समय नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मैं अगर अभी खाना खा लूंगा तो मेरे को अगले 24 घंटे में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब उसको खाना मिलता है वो आदमी थोड़ा ज्यादा खा लेता है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा। उसका कारण हमारा मैनेजमेंट भी है कि हमारी पुलिसिंग का जो मैनेजमेंट, बीच में छुट्टी की बात की गई थी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया व्यवहारिक रूप से। पर खैर, यहाँ पर जो फिजिकल की आप बात कर रहे हैं, 800 मीटर की रेस होगी जी, जिसके लिए लगभग 2 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता था। इस बार समय का क्या है देखना होगा। 800 मीटर की रेस है, 40 नंबर आपको किस में मिलेंगे? रेस में30 नंबर आपको ऊंची कूद और 30 नंबर आपको शॉर्ट पुट फेंकिंग और लो। ये हो गया आपका 40-30-30 100 का गणित। 100 नंबर का आपका क्या हो गया? फिजिकल। इसमें 30% जो है अगर आप ले आते हैं जी, तो आप क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई। 50 नंबर का इंटरव्यू। 50 नंबर का इंटरव्यू। तो क्या फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना है या जो उसमें ज्यादा नंबर लाएगा फिजिकल में तो वो भी जुड़ते जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन है। देखिए, मेन तो क्या है कि 30% तो आपको लाना ही है। हाँ, मिनिमम मिनिमम क्वालिफाइंग हो गया वो। लेकिन जब हम मेरिट की बात करते हैं, मेरिट हमने स्टार्टिंग में बात किया कि 750 नंबर की एग्जाम जी, तो मेरिट किस पे बनेगी? 750 750 नंबर। 750 में 100 का हिस्सा भी है, 50 का हिस्सा भी है और वो 600 का हिस्सा भी है। 600 का हिस्सा भी है ना? हाँ। तो वो कहीं ना कहीं आपको जितने ज्यादा मार्क्स लेंगे आपको एज जरूर रहेगा। इसमें महिलाओं के आरक्षण को लेकर क्या स्थिति है? 35% का जो है इसमें आरक्षण महिलाओं को होगा ओवरऑल। अगर वो 35% सीटें भरा जाती हैं, मान लो सामान्य श्रेणी से या कहीं से भी, कुल मिला के महिलाओं को 35% आरक्षण ही मिलेगा। मतलब 35% सीटें किसकी हैं इसमें? महिलाओं की। इसमें कैटेगरी भी इंक्लूड हो गई है, SC ST OBC। हाँ, 36 आरक्षण जिसको आप कह सकते हैं जी, कि 35% महिलाएं होंगी। 100 में से 35 महिलाएं होंगी। वो अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो, सामान्य वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, डजंट मैटर। 35% महिला। इसके साक्षात्कार में आप कैसा अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? देखिए, जब मैं साक्षात्कार लेता था MPPSC के लिए और अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले भी साक्षात्कार चल रहे थे, तो उसमें अक्सर कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस कांस्टेबल है, कोई DSP है, ऑलरेडी पदस्थ है। जी। जो पदस्थ हैं वो हमारे पास साक्षात्कार के लिए आए, आगे की पोस्ट के लिए DC की तैयारी कर रहे हैं, अन्य पदों की तैयारी कर रहे हैं जी। तो मोस्टली संभावना है कि साक्षात्कार कहाँ जाएगा? साक्षात्कार जाएगा पुलिसिंग पर जी। तो हम यहाँ जिस पद की तैयारी कर रहे हैं, हमें यहाँ तो क्लियर है कि हमारे पास एक ही विभाग है, वो विभाग है पुलिस। जब हम लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो वहाँ अकेला गृह विभाग नहीं है, वहाँ पर राजस्व के पद हैं, वहाँ पर आबकारी के पद हैं, वहाँ पर पुलिस विभाग के पद हैं, वहाँ पर अन्य विभाग DC के पद है, लॉ एंड ऑर्डर विभाग के पद हैं, बहुत सारे पद हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ क्लियर है कि गृह विभाग से जुड़ी हुई भर्ती जी। आपको गृह विभाग, पुलिसिंग, IPC या कुछ बहुत ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत CRPC पंट की जानी है, ये हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता है, जो BNS है, दंड संहिता क्या है, जो 1860 का पुलिसिंग एक्ट है जो हम चला रहे हैं, जिसको अभी माननीय गृह मंत्री जी ने अपडेट किया, उनसे रिलेटेड क्या बातें हैं। तो पुलिसिंग से जुड़े हुए जो चर्चित मुद्दे हैं और जो प्रमुख प्रावधान है, भारत में पुलिसिंग की शुरुआत कैसे होती है, ब्रिटिशों का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन। फिर बंदा जिस जिले का, उससे जिले से जुड़े हुए प्रश्न जरूर किए जाते हैं कि ये मान लेते हैं कि मैं किसी जिले का हूँ, आप किसी जिले के हैं, है ना, छिंदवाड़ा जिले का हूँ, तो छिंदवाड़ा जिले से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ ये यहाँ पर ये क्या क्या प्रमुख स्पॉट्स हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, प्रमुख उससे जुड़ी हुई जानकारी मतलब पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स की कुछ प्लानिंग्स चल रही है गवर्नमेंट की, चर्चित कोई मुद्दा चल रहा है, जैसे कि रूस का यूक्रेन का विवाद हो सकता है, अभी संबल का एक विवाद, महाकुंभ चल रहा है देश में, ऐसे कई मसले हैं जिन पर चर्चा की जाती है। लेकिन कोर जो फोकस होता है कि जिस पद के लिए आप जा रहे हैं उस पद से जुड़े हुए प्रश्नों को आपको दिया जाएगा। मान लो मैंने आपसे पूछा कि भैया 2 पक्ष लड़ते हुए आ गए और दोनों FIR कराने वाले हैं जी, आप कैसे तय करोगे कि इनमें से सही है गलत है, और कैसे दोनों की FIR करोगे? कोई सिचुएशन के क्वेश्चन दे इस तरीके के साक्षात्कार वो तैयारी कराई जाएगी जी। ASB की
एएसबी पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था और उसकी नाम बदलने की वजह यह रही कि एक बदनाम संस्था के रूप में कुख्यात हो गया था, है ना? तो अब इसकी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप कुछ देख पा रहे हैं? सबसे कुछ जानते हैं? चीज की ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस भर्ती को गृह विभाग संचालित करेगा, मध्य प्रदेश जी, शासन का। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी तो एएसबी है, परीक्षा तो वही लेगी, हाँ, नोडल एजेंसी तो वही है। नोडल एजेंसी है, लेकिन अभी इस पे स्पष्टीकरण नहीं है कि एसबी ही इसकी एग्जाम लेगी। गृह विभाग के अंदर ये भर्ती कराई जाएगी। जी, गृह विभाग ने इसकी पूरी अधिसूचना जारी की। अगर संभव होता तो ये ईएसबी इसका नोटिफिकेशन जारी करता जी, और ईएसबी इसके चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार या सिलेबस पर बात करता, जी। जैसे अन्य परीक्षाओं की परीक्षा योजना हाँ, हाँ। जारी करता है। लेकिन ये परीक्षा राजपत्र में अधिसूचित हुई और गृह विभाग के उसमें हुँ, ये है, तो इसलिए अभी स्पष्ट कहना कि एसबी इसका एग्जाम कराएगा या उसी के माध्यम से होगी, ये थोड़ा-सा मुझे तर्कसंगत नहीं दिखाई दे रहा है अभी। ऐसा। हाँ। तो क्या गृह मंत्रालय क्या कोई अपना रिक्रूटिंग बोर्ड बनाएगा? जैसे कि रेलवे का है, आरआरबी होता है, संभावनाएँ हैं। आरआरबी नोडल होता एजेंसी के है, हिसाब के रहे ये ये एसएससी से रेलवे तो एसएससी से भी पोस्ट बुलवाता है, रेलवे यूपीएससी से भी पोस्ट बुलवाता है, तो क्या इसमें क्या लगता है आपको? ईएसबी तो उनके पास ऑप्शन में है। जी, इसके ऊपर आगे वो विचार कर सकते हैं। अभी तो ये चीजें दी गई, फिर प्लानिंग इस पर डिस्कशन करेगी शासन और उस हिसाब से जो भी होगा वो तय करेंगे। तय करेंगे। तो अभी उसमें इंतज़ार इंतजार करना होगा कि देखिए पता अभी तो पूरी हुँ, प्रक्रिया, अभी तो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, जी, एक खाका है। अब इतनी तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 8 महीने, साल भर का समय तो चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, कम से कम 6 महीने तो एटलीस्ट चाहिए, जी, बिल्कुल। है ना? हाँ, हो सकता है कि परीक्षा अक्टूबर में हुँ, हो सकता है दिसंबर में, हो सकता है अगले साल हो। जी, परीक्षा की डेट तो नहीं दे दी गई। जी, जी। और अगर दे दी गई तो फिर तो नाइंसाफ़ी है कि आप बोलोगे 3 महीने में एग्ज़ाम लेंगे और ये सिलेबस आपने दे दिया कि भैया ये जो पूरे जो वेद उपनिषद पढ़ने हैं आपको और 3 महीने में आपको जो परीक्षा देनी है, तो ये जी, तो संभव और ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा तो ठीक है, फिजिकल भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। जी, जी, तो एमपीपीएससी से ज़्यादा टफ तो मेरे को ये ऐसा ही का सिलेबस दिखाई दे रहा है इस समय। जी, जी। तो मेरे विचार में 1 वर्षीय तैयारी कम से कम इसमें होनी चाहिए और 1 वर्षीय नहीं भी हो तो कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम पैरेलली आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए इसमें साहब। जी। तैयारी में किन-किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मुझे आपने। देखिए, तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं। हम लोग शिक्षक क्यों बन गए मैं आपको बताता हूँ। जी, हम लोग शिक्षक इसलिए बने या मोस्टली जो टीचर हैं वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, नहीं करें, पर शिक्षक बनना, मैं शिक्षक हूँ मान लेते हैं, मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ। जी, मैं भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ा रहा हूँ। हुँ, मैं इन 2-3 विषयों में तो पारंगत हो गया। जी, अब मुझे पढ़ना था केवल कि जो है गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है, जाते हैं और कहाँ विलीन हो जाते विलीन हो जाती है हाँ, ना? उसके किनारे कौन से बाँध हैं। अब जो शिक्षक होता है ना, वो क्या पढ़ने जाता है? गंगा यहाँ से निकलती है तो क्यों निकलती है? वहाँ जाती है तो क्यों जाती है? हुँ, ऐसा है तो ऐसा क्यों है? तो हम रिसर्चर नहीं बनना है विद्यार्थी को। जी। विद्यार्थी को ये चीज़ समझना है जर्नलिस्टिक वे में पढ़ना है। जर्नलिस्टिक वे में आप पढ़िए, सामान्य तौर पर हर शब्द के ऊपर सामान्य क्यों लगाया? सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, इस तरीके का क्यों पूछा? कि आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। हुँ, हुँ, आप उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, शोध करने मत चले जाए। हुँ, बहुत सारे विद्यार्थी डाइवर्ट यहाँ हो जाते हैं कि यार ये पढ़ लूँ, ये है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक प्रश्न, कई पब्लिकेशन की किताबें होती हैं, कई बार नोट्स भी होते हैं, कई क्वेश्चन में एरर हो जाता है। जी, सर इसमें ये दिया, इसमें ये दिया। अब बच्चा उस एक प्रश्न में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है 2 दिन की, यार इसका आंसर, जैसे वो परीक्षा में पूछा ही जा रहा है। जी, ठीक है, हो सकता है कि किसी भी प्रश्न में विवाद हो, आप स्किप करें, आप आगे बढ़ें। अपनी एनर्जी आप वहाँ लगाएँ जहाँ हमारे को वॉल्यूम दिख रहा है। हम बैलेंस अप्रोच अपनाएँ, सभी विषयों को समान तौर पर देखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समर्पण। जितना समर्पण आप परीक्षा में करेंगे, अध्ययन मैं कहता हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। जी, 3 शब्द, एक ही मैसेज, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। प्रॉपर समर्पण के साथ में, बैलेंस अप्रोच के साथ में, फोकस के साथ में वो बच्चा कभी नहीं रुक सकता, जी, कभी नहीं रुकेगा। पिताजी की कोई रिश्तेदार की शादी है, माँ की कोई रिश्तेदार की शादी है, हाँ, अगर विवाहित हैं तो लुगाई के कोई मसले हैं, बच्चे के कोई मसले हैं, ये सब ठीक है, सब अपनी जगह। स्वार्थी बन जाइए और बिल्कुल समर्पित होकर आप अपने एग्जाम को 1 साल समय देंगे, निश्चित तौर
और आप उसको क्रैक कर पाएंगे। इसमें आयु सीमा क्या है? इस वैकेंसी आयु सीमा 38 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट, और उसके बाद में जो अलग आरक्षण वाली श्रेणियां हैं उनके लिए रिलैक्सेशन अलग से है। मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए तभी 38 साल की उम्र है, 38 ओबीसी के लिए भी ये है कि बढ़ेगा इसमें साल? अलग, हाँ, उनके लिए ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तीनों के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा रहेगा। मिनिमम 38 ईयर्स आप मान के चलिए, जो कि पहले से बढ़ गया। पहले 28 वर्ष इसकी सीमा होती थी, रिलैक्सेशन के बाद ये 33 तक जाता था, बट ये बढ़ गया है। जी, आपने विस्तार से बताया कि सामान्य अध्ययन करना है, तो ऐसे में मॉक टेस्ट का क्या महत्व रहेगा और उनकी क्या भूमिकाएं रहेंगी? बिल्कुल, देखिए, मॉक टेस्ट बड़ा जरूरी है। हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट के बाद अगर हमने 1857 का रिवॉल्यूशन पढ़ा है कि भैया ये 57 की क्रांति, ये 57 की क्रांति में ये एलिमेंट थे, यहाँ घटित हुई, तत्कालीन कारण ये, तो हम उसके सबसे पहले क्या लगाएं? एमसीक्यूज लगाएं। जी, कि हम जब तक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा हम वो करेंगे। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट में जरूर आपको बता दूं कि बच्चों को क्या होता है कि जब मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते जी, तो वो पैनिक होने लगते हैं काफी स्टूडेंट। सर नंबर नहीं आ रहे, क्या करें, कैसे होगा सर, मेरे तो टेस्ट में इतने ही नंबर आ रहे हैं। ये खासतौर से लड़कियों के साथ में ज्यादा होता है। लड़के तो बेचारे ठीक है, जो है जैसा है अपने, लड़कियों के साथ में ये चीज मैंने नोटिस करी, सर मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, मैं सब भूल जा रही हूँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा। ये सब चीजें कहाँ होती हैं? गर्ल्स के साथ मोस्टली मैंने देखा। तो ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में हो सकता है कि किसी बच्चे के 70-75 नंबर आ रहे हो और वो जाकर के 80-85-90 नंबर फाइनल एग्जाम में ले जाए। कोई बच्चा हो सकता है कि 60 ला रहा हो, वो 90 ले जाए, और कोई 90 टेस्ट में ला रहा हो और एग्जाम में वो 60 जी, पे पहुंच जाए। तो ये आप इस पे घबराइए मत। आप सिर्फ ये करिए कि हाँ, मेरा कर्मा है, मैं टेस्ट लगा रही हूँ, जो प्रश्न नहीं आया उसको रिवीजन कर लिया, उसको लिख लिया, और बाद में फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लिया। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को क्या-क्या सीखने को मिलेगा? क्या यह जो परीक्षा का जो पैटर्न है, ये राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियाँ हैं, जैसे एसएससी है या यूपीएससी है, क्योंकि माइनस मार्किंग की बात हो रही है और सिलेबस बड़ा है, तो क्या वे उस एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट कर पाएँगे? बिल्कुल, डेफ़िनेटली। देखिए, ये संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। पीएससी की भी मैं अगर बात करूँ तो पीएससी में मात्र प्री मेंस इंटरव्यू हो रहा है। जी। लेकिन यहाँ तो आपको फिज़िकल भी दे दिया। जी। ऐसा ही बीएससी में माइनस मार्किंग नहीं है। नहीं है। तो नहीं, माइनस मार्किंग मेंस तो ख़ैर उनका डिस्क्रिप्टिव होता है, तो माइनस मार्किंग का मसला नहीं है वहाँ, पर माइनस मार्किंग यहाँ उन्होंने मेंस में दे दी है। जी। तो ये संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेगी। जी। आपको ऐसे विषय पढ़ने को मिलेंगे जो आज मैं समझता हूँ व्यावहारिक है। जी। ठीक है, हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, हम अंग्रेजों की, मुगलों की बात करें, जी। आदि विषयों की बात करें, ठीक है, अपने स्तर पर ज़रूरी है। लेकिन क्या व्यवहार में ये बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, व्यवहार में क्या ज़रूरी है? व्यवहार में हमें ये है कि हम साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखें, रोबोटिक्स को पढ़ें, टेक्नोलॉजी को पढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ें, साइबर क्राइम की जिसकी चर्चा हो। तो ऐसे व्यवहारिक विषय, करंट अफेयर्स के जो प्रमुख विषय आ रहे हैं, जैसे आप मान लो कि कई बार हम रोचक तथ्य जैसी चीज़ें पढ़ते हैं कि यार ये कैसे वंडर होता है। जी। तो व्यवहारिक विषयों को इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है, और ये व्यक्तित्व के विकास में भी कारगर होगा कि आप साक्षात्कार के लिए पहुंचेंगे इन विषयों को पढ़ करके, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, और फिजिकल तो ऑलरेडी डिमांड में है ही। जी। तो मैं समझता हूँ कि वो जो अधिकारी जब प्रशासन में जाएगा, सब इंस्पेक्टर उनके, वो मध्य प्रदेश की पुलिसिंग को मजबूत करेगा, देश के प्रमुख राज्यों की पुलिसिंग की श्रेणी में खड़ा करेगा। जी। इससे एमपीपीएससी के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इस नए पैटर्न में क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, जो पहले एसआई का एग्जाम होता था और ये जो सिलेबस दिया गया है, जी। बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन हकीकत ये है कि जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, लगभग 60% से ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? एमपीपीएससी वालों को। एमपीपीएससी वालों को। क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू का आदी कौन है? एमपीपीएससी का एस्पिरेंट। जी, बिल्कुल। इतने वास्ट सिलेबस को पढ़ने का आदी कौन है? बीपीएससी का स्टूडेंट। ऑलरेडी वो रोबोटिक्स को पढ़ रहा है, ऑलरेडी वो एआई को पढ़ रहा है, ऑलरेडी वो साइबर क्राइम को पढ़ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब विषयों को ऑलरेडी वो अध्ययन कर रहा है, और ऐसा नाम मात्र के लिए अध्ययन नहीं कर रहा, वो तो डिस्क्रिप्टिव मेंस के हिसाब से पढ़ रहा है।
जी, तो एट द एंड में यहाँ पर बात करूँ तो कंटेंट वाइज अगर एज रहेगा तो किसको रहेगा? एमपीपीएससी के एस्पिरेंट को एज रहेगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि जो एमपीएसआई की तैयारी के लिए फ्रेश स्टूडेंट हैं वो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जो मेहनत एमपीपीएससी का स्टूडेंट कर रहा है सेम आपको भी करनी है। जी, इससे जो सिर्फ एसआई के लिए तैयारी करने आएगा, हो सकता है कि उसका एमपीएसआई में चयन हो जाए, हो सकता है ना हो। जी, लेकिन जब चयन नहीं होगा ना, तो यही बच्चा एमपीपीएससी के कंपटीशन को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये उस पैटर्न पर एमपीएसआई की तैयारी कर चुका है। तो अब इसे कहीं न कहीं ये रहेगा, यार मैंने एमपीपीएसआई की तैयारी में इन विषयों का अध्ययन किया था, मैं एक बार एमपीपीएससी पढ़ तो ये ना समझें कि ये एसआई का बच्चा पीएससी में कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा या पीएससी का बच्चा एमपीएसआई में कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा। दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे के पूरक रहेंगे, जी, और प्रतिद्वंदी भी रहेगा। प्रतिद्वंदी भी रहेंगे। जी, हाँ, लेकिन इसमें जैसा आपने कहा, इसमें मार्गदर्शकों की बड़ी भूमिका रहेगी और अब एमपीपीएससी पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, टीचर हैं या जो खास तौर से डिटेल एनालिसिस करके चीज़ों को पढ़ाते हैं, मीन्स पढ़ाने वाले टीचर हैं, जी, जी, उनका महत्व कहीं न कहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, उन कोचिंग संस्थानों पे भी फ़र्क पड़ेगा जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराती है, तब उनको उन टीचर्स को भी बुलाना पड़ेगा जो एमपीपीएससी की तैयारी कराते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। संस्थानों को अपडेट होना होगा समय के साथ और अपडेट हो रहे हैं। हमारा इंदौर निश्चित तौर पर अग्रणी है, जागरूक है हर चीज़ में। संस्थान भी जागरूक है, प्रमुख संस्थानों में जो है पहले से ही अच्छी चीज़ें हैं और आगे भी जो इन विषयों को लेकर के वो कार्य करेंगे। जी। ये थे हमारे साथ अर्जुन गुप्ता सर। धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद साहू जी आपका, शब्द एक्सक्लूसिव के सभी दर्शकों का। बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, बच्चों के व्यवहारिक प्रश्नों को आप लोग उठा रहे हैं और उन तक पहुंचा रहे हैं। सभी एस्पिरेंट्स जो इस चैनल को देख रहे हैं, ज़रूर इस चैनल से जुड़ें। निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायी और आपसे जुड़ी हुई प्रमुख खबरों को शब्द एक्सक्लूसिव मैं देख रहा हूँ रेगुलरली प्रस्तुत कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।